कल का तो काम भी खत्म हो गया। कल एडवांस का पेपर भी खत्म हो गया भाई, है ना। अब तो एडवांस का पेपर जब खत्म हो जाता है तो फिर घंटी बजने लगती है। घंटी किस चीज की? कि अब तुम हो अगले, है ना। फिर अब तुम हो अगले। तो अब तुम्हें पेपर देना है। तुम में से हो सकता है कुछ बच्चों ने एडवांस का पेपर दिया भी हो। पेपर का जहां तक सवाल है, अगर मैं 2 मिनट उसमें खर्च करूं तो पेपर मुझे अच्छा लगा। और बहुत दिनों बाद जेई ने एडवांस लेवल पर उस तरह के सवाल दिए जो एडवांस लेवल पर पूछे भी जाने चाहिए थे। ये वैसे सवाल नहीं थे जो बहुत गंदे पहले हुआ करते थे। ये वैसे सवाल थे जो जेई बनाता है, बनाना चाहिए। और उसने कल हर एक टॉपिक पर, हालांकि एक दो टॉपिक के सवाल नहीं दिए, मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसने स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड बातें नहीं की, उसने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बातें नहीं की। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यही वो 2 चैप्टर्स हैं जो मेनली एडवांस के चैप्टर्स हैं, जो मेंस में नहीं है। लेकिन वो चैप्टर के भी उसने कोई सवाल नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जरूरी था। तो वो क्योंकि 2 चैप्टर के सवाल देने चाहिए थे, जो कि उसने नहीं दिए। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल था, काइनेटिक्स का भी सवाल था, सॉल्यूशंस का भी सवाल था। सॉल्यूशंस का सवाल तो जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा है मैं उसी में तुम्हें कराऊंगा भी, जो आया था। तो तुम्हें वो भी समझ में आएगा। रेडॉक्स का सवाल नहीं था। मोल कॉन्सेप्ट का भी सवाल एज सच नहीं था, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह से कुछ मिलाकर कुछ तो था वो। लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया तो मैंने वो सवाल अभी देखा नहीं। बट ये कि मोल कॉन्सेप्ट तो देखो ऐसा हर जगह है ही ना यार। मोल निकालना, वेट निकालना, मोल निकालना, वेट निकालना। इनफैक्ट सॉल्यूशंस के अंदर अंग्रेजी की एक लाइन पर सवाल बना था। मोलालिटी दे रखी थी और उसके बाद कुछ उसके बारे में बात करनी थी। और उसी तरह से एक और सवाल बना था इसी अंग्रेजी की एक लाइन के ऊपर, एंड दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी थी, जिसको हमें आगे यूज करना था। मैं वो सवाल सॉल्यूशंस के अंदर कराऊंगा तुमको, है ना। तो पेपर जो है, पेपर जो था वो ठीक था। आज अपने लक्ष्य बैच में, जो मेरा लक्ष्य बैच है, उसमें मैं सॉल्यूशंस का, क्योंकि उनका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, काइनेटिक्स का चैप्टर उनका चल रहा है, तो उनको काइनेटिक्स वाला सवाल और सॉल्यूशंस वाला सवाल आज मैं उनको क्लास में कराने की कोशिश करूंगा। और वो उनको देखकर बड़ा हैरानी होगी और मजा आएगा कि यार ये सब चीजें तो हमें आनी चाहिए और ये हमें पता भी थी। हाँ देखो, लेकिन एडवांस में एक चीज है यार, अप्रोच आपको खुद बनानी। जैसे तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं, तुमको बहुत ज्यादा, और कुछ बच्चे हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स मुझसे पढ़े भी हों। तो मैं उनसे ये कह सकता हूं कि हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन में 2 तरह की बातें करते हैं, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हालांकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन के बारे में फिजिक्स में डिस्कशन नहीं होता। लेकिन मुझे ये बात पता है कि क्योंकि वो फिजिक्स में डिस्कस नहीं होता है, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो सवाल बुना था उसमें बच्चों को साफ साफ में डायग्राम हाथों से ही समझाता था कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो जो कट 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 धीरे 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 इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा हो, वो रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो फाइनाइट स्टेप में हो रहा हो, जैसे कि खटाक एक बार में नीचे आ गया पिस्टन, या फिर खट खट, ये साउंड है, ये नॉइस से बच्चों को याद आएगी। और इस बार इसी नॉइस पर उसने सवाल बनाया था कि 2 बार में पिस्टन नीचे आ रहा है, खट खट, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इन दोनों प्रोसेस के स्टेप्स के वर्क डन कैलकुलेट करके हमें उन दोनों को जोड़ना था। ओवरऑल अगर बात करें तो यही सवाल था। और बच्चों को बताया गया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकलता है। तो पहले स्टेप का वर्क डन वो खट से निकाल लेगा, दूसरे का वर्क डन वो निकाल लेगा, और दोनों को जोड़कर नेट वर्क डन सॉल्व हो जाएगा और सवाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे करके आए थे, जो बच्चे पढ़े थे, उनको इस चीज का आइडिया है। और वो ये सवाल जो है वो कर सकते थे। तो लेकिन अब देखो, ये नहीं कहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया वही आ गया, है ना। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर तो मतलब संदेह है एडवांस की काबिलियत पर। तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जो पढ़ाया वही आया। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार अगर तुमने सही से पढ़ लिया है तो फिर पेपर में करने लायक सवाल तुम ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो करने लायक सवाल मिल नहीं सकते। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत सीधे सीधे सवाल, ऐसे सवाल जो किए जा सकते हैं। सॉल्यूशंस के ही मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगा। दो एक सवाल सॉल्यूशंस के दिखे थे। मैं वो सवाल तुम्हें इसी चैप्टर में कराऊंगा भी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो किए जा सकते हैं। अच्छा, टेस्ट भी हुआ था। टेस्ट में तुम्हारे 96 में से 1 नंबर आया, 96 में से 51 आया, 15 नंबर आए। 96 केमिस्ट्री की बात कर रहा हो, टोटल की बात कर रहा हो? अरे मैं केमिस्ट्री से बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में कितने नंबर आए? 96 का पेपर था वो, 48/96। अच्छा, 81 ओनली, 78। अच्छा, तो ठीक है। मार्क्स तो यार अब देखो मैं क्या बोलूं, अब जो है सो है। अब इनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये टोटल मार्क्स रहे होंगे। और टोटल टोटल मार्क्स रहे होंगे तो ठीक है। अब अपने हिसाब से देखो, अब क्या बोले यार, अब थोड़ा सा
इन सब चीजों में इन चक्करों में फंसोगे क्या कि ये कम आ गए वो ज्यादा आ गए? अरे भाई ये तो दस्तूर है, कभी ज्यादा कभी कम, ये ज्यादा कम तो रिलेटिव है यार। तो इसलिए जो है अब इन सब चक्करों मत फंसो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात करनी है, बस बात खत्म। जो गलतियां हुई उन गलतियों को सुधारते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक असलियत बताता हूं, पता नहीं ये बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। जो पेपर आता है एडवांस का, वो हमें सॉल्व करना होता है, ठीक? तो नॉर्मली होता क्या है कि पेपर हमें मिल नहीं पाता है, और क्योंकि एडवांस पेपर बाहर नहीं निकालता है, और हमें बच्चों से ये पता चलता है कि कुछ ऐसा ऐसा सवाल आया या इस तरह का कोई सवाल आया है ना। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब ये पता चलता है कि सर कुछ ऐसा था कि ये दे रखा था, कुछ ऐसा था कि वो दे रखा था, तो हम भी गोल मोल करके कि अच्छा था, फिर तो शायद ये पूछा गया होगा, तो फिर ऐसे कर लेंगे। यानी एग्जैक्टली सवाल क्या था और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या था, क्या होता है, ये हमें नॉर्मली उस दिन डिस्कस नहीं करना होता है, क्योंकि पेपर नहीं मिलता है। अच्छा, अब कल क्या हुआ था कि हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के साथ थे, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये क्या रहा। तो कुछ बच्चों ने ऐसे अपने हिसाब से, भाई फिजिकल के सवाल बताना मुश्किल होता है क्योंकि वो याद ही नहीं रहते, वो डेटा ही याद नहीं रहता। अब इनऑर्गेनिक का सवाल बहुत ईजी है ये बताना, क्योंकि ऑप्शंस में अपने हिसाब से भी बना सकता हूं। फिर ऑर्गेनिक का सवाल भी एक ईजी तरीका लगता है कि भाई ठीक है सर, एक सवाल आया था जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा था, जिसके बाद हमने ओजोनोलिसिस की, ओजोनोलिसिस के बाद हमने जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन कर ली। अब कुछ कुछ अंदाजा लगने लगता है, और फिर बच्चे के दिमाग में कुछ कुछ डायग्राम बनता है, तो उस डायग्राम को हम वेरीफाई करके सवाल डिस्कस कर देते हैं, बस ऐसे ही। लेकिन कल क्या हुआ कि हम जब ये चीजें कर रहे थे, तो पेपर उसी टाइम आईआईटी ने अपलोड कर दिया कि भाई ऐसा तुम परेशान ना हो, बेकार की बातें मत करो, हम तुम्हें असली पेपर ही दे देते हैं, है ना, हम असली पेपर ही दे देते हैं। तो उसने असली पेपर ही दे दिया। अब जब असली पेपर आया तो फिर तो वो बात ही खत्म हो गई कि हम गोल मोल करके अपना डिस्कस कर देंगे कि अरे यार ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना, कुछ। तो उस टाइम पर बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेपर ही पूरा नहीं पता होता। अब क्योंकि पेपर ही सामने आ गया, तो ऐसे में अब तो ये था कि भाई अब तो पेपर है, तो अब आपको पूरा सॉल्व करना है, और हमें 1 घंटे के अंदर लाइव भी जाना है। तो मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूं, और अब मुझे नहीं पता ये चीज बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि तुम्हें भी हैरानी होगी कि बताओ 24 साल से पढ़ा रहा है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब मैंने पेपर देखा ना, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, वर्क डन सिंपल W1 + W2। तो जब मैंने वो सवाल देखा ना, उसकी लैंग्वेज, पहला सवाल देखा जिसमें 6 लाइनों का सवाल था, वो 7 लाइनों का। मैंने वो सवाल को जैसे ही देखा, मुझे लगा यार मैं ये सब नहीं, मुझे नहीं आता भाई, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सवाल को देखते मुझे लगा यार ये तो इतना लंबा सवाल है यार, ये तो पता नहीं क्या क्या दे रखा होगा बीच में। मुझे ऐसा लगा जैसे बीच में बहुत कुछ दे रखा होगा उसने, भाई 7 लाइनों में न जाने क्या क्या लिखा होगा। मुझे लगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अरे भाई, तुम्हारे जैसे मास्टर होते हैं जो पेपर बनाते हैं, तुम भी क्लास में बहुत सारे सवाल बनाते हो, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हीरो होगा, तसल्ली रखो, तुम्हें आता होगा, तुम बना लोगे। फिर मैंने एक लाइन को आराम से, उस लाइन को पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लो बना, मैंने बहुत जल्दी सारा पेपर सॉल्व किया, और उसके बाद हम लोग डिस्कस चले गए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि यार सवालों को देखकर ये हैबिट तो हमारे अंदर, जब ये चीज अभी भी है भाई, अब तक क्यों नहीं होता था? जैसे क्लास में कोई सवाल नया आ गया तो हमें क्यों दिक्कत नहीं होती? इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि अरे भाई नहीं बता पाएंगे तो कल कर लेंगे यार, क्या ऐसा मारा मारी। लेकिन जब वो टेंशन होती है ना कि नहीं हमें आंसर चाहिए सर, हमें आज आंसर देना है सर, हमें बताना है बच्चों को आंसर क्या है, तो ऐसे में फिर वो दर्द दिखा, तो वो टेंशन अभी भी दिखाई देती। उस टेंशन की वजह से कुछ कमियां अभी भी दिखाई देती। और तुम्हारे साथ सोचो, यही मैं सोच रहा था उस टाइम पर कि यार एक बच्चा एडवांस की तैयारी के लिए गया होगा एग्जाम देने, दही वही चाट कर, तेल वेल लगा के सर पे कि भाई ऐसा नहा धो के पेपर करूंगा, ये करूंगा, तैयारी के साथ गया। हम ये नहीं कहते टॉपर है, लेकिन तैयारी, ठीक ठाक तैयारी करके गया। उसको जब ये पहला सवाल दिखा होगा तो उसके अंदर क्या ख्याल आया होगा? जब मुझे देख के ऐसा लगा यार ये 7 लाइनों का सवाल, न जाने क्या क्या होगा इसके अंदर, और वो P इज ग्रेटर देन लेस देन 2 इज लेस देन 8। मुझे लगा, जब मैं एकदम से सकपका गया देख करके, नहीं अरे यार रुको यार, संभालो अपने आप को, संभालो। तो यार जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो घबराते होंगे यार। तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है यार, टेंशन नहीं लेनी है। सवाल को देखने, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो, मतलब कुछ सवालों को छोड़कर ज्यादातर सवाल ऐसे थे जिनको अगर आपने एक नजर में ऐसे देखा, अरे ऐसे, और जैसे ही आपने उसकी लाइन पढ़ना शुरू की, बी डिसोसिएट्स इनटू 2C + 2D, वैन टॉप फैक्टर इज 1 + 3 अल्फा, वो तुम्हें पता है। सीधे सीधे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, सीधे सीधे। लेकिन लैंग्वेज, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम कहीं कुछ भी टेंशन मत लिया करो। सवालों को थोड़ा सा तसल्ली से, धैर्य के साथ, आराम से पढ़ा करो। तुम्हें सब कुछ ऐसा लगने लगेगा कि जैसे तुम्हें आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल सही है। और
मैंने यही सोचा था भाई, टाइम थोड़ा सा वेस्ट तो मैंने किया तुम्हारा, है ना, क्योंकि 15 मिनट मैंने बेकार की बातों में बर्बाद किए। लेकिन मैं ये बात डिस्कस करना चाह रहा था तुमको, क्योंकि कल मैंने पहली बार इस चीज को देखा, इससे पहले नहीं कभी मैंने ये महसूस किया, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन कल एकदम से जो मुझे लगा ना कि यार अरे ये इतना बड़ा, ये इसमें बहुत कुछ होगा यार, इसमें बहुत दिमाग लाना पड़ेगा ऐसे। लेकिन एक्चुअली जैसे ही पढ़ना शुरू कर, अरे यार ये तो वही W1 प्लस W2 जोड़ के न्यू मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी वर्क डन की, खड़ाक से, मतलब 2 सेकंड का भी सवाल नहीं है। वो बाद में समझ में आया, पहले नहीं। तो तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग भी अभी तो तैयारी तुमने शुरू की है, तो मेंस के भी सवालों में कई बार ऐसा लगता है, एडवांस के सवालों में भी ऐसा लगता है, और ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ऐसा होगा। हर सवाल मतलब वो घबरा गए और उसके बाद सर हम एक लाइन में पढ़ेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, सवाल देख कर डरना ये बेवकूफी, सवाल देख के डरने का कोई लॉजिक नहीं है। और ये हैबिट तुम्हें अभी से बनानी पड़ेगी, ताकि एडवांस की तैयारी यही है। आप समझ, आप अगर ये सोचे कि सर एडवांस की तैयारी अलग से करनी होती है, अलग से पढ़ाया जाता है ना, एडवांस की तैयारी यही है कि आप सवालों को समझना शुरू करें, और साथ ही साथ कभी भी मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आए तो आप डरे नहीं। कितना खूबसूरत सवाल बनाया गया था, आयनिक की इक्विलिब्रियम को उसने धीरे से सरफेस केमिस्ट्री के साथ जोड़ दिया था, एक सिंपल इक्वेशन के साथ। बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया, सिंपल एकदम। लेकिन वही है ना, अब जब एक बार फ्लो बन जाता है कि भाई अरे अब तो समझ में आ गया कि ये इसका आज इस बार इसने पेपर किस फॉर्म में दिया है, तो मैं पहले सवाल को देखते समझ में आ गया मुझे कि ये हर सवाल में डराएगा, और हमें डरना नहीं। सारे सवाल आप आराम से कर सकते हैं, सारे हमें करने भी नहीं होते। आपको पता ही है, कुछ सवालों से काम चल जाता है, तो वो कुछ सवाल अगर आप कर ले तो काम खत्म।